Friends, welcome in Pawan Math classes. In last video, I was discussing about the conditional probability. हमने conditional probability पर based questions की प्रैक्टिस की थी. आज हम probability का अपना सेकेंड टॉपिक लेके चलेंगे. आज जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सब कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट पर बेस्ड होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will try to understand what is the independent events. If the occurrence of one event does not affect the occurrence of another event, then events are said to be independent event. Occurrence of one event मतलब यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम occurrence of first event does not affect the occurrence of second event, then these events are said to be independent event. If the occurrence of one event does not affect the another event, or we can say occurrence of first event does not affect the occurrence of second event, then these events are said to be independent event. For example, tossing of coin 2 times and getting a head. हमने एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया एंड गेटिंग ए हेड. पहली इवेंट है गेटिंग द हेड इन फर्स्ट टाइम, दूसरी इवेंट है गेटिंग द हेड इन सेकेंड टाइम. तो पहली बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 होगी. दूसरी बार भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 ही होगी. क्या पहली बार अगर हेड आ गया तो दोबारा हेड आने के चांसेस ज़्यादा हैं? बिल्कुल नहीं हैं. अगर मान लो पहली बार हेड नहीं आया तो क्या दोबारा हेड आने के चांसेस कम हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे. भाई पहली बार हेड आने के चांसेस जो है वो दूसरी बार हेड आने के चांसेस को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, उस पर उनका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है. तो ये जो दो इवेंट है यहाँ पर गेटिंग हेड इन फर्स्ट टाइम एंड गेटिंग हेड इन सेकेंड टाइम, दे आर द इंडिपेंडेंट इवेंट. ये इंडिपेंडेंट इवेंट है. अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं. हमने क्या किया, एक बैग है, इस बैग में 4 रेड एंड 5 मान लो वाइट बॉल हैं. हम 2 बॉल निकालते हैं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट. एंड हमने जानना चाहते हैं कि पहली बार वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दूसरी बार वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. कैसे निकालते हैं हम? विदाउट रिप्लेसमेंट. आप जानते होंगे विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मीनिंग है. अगर हमने फर्स्ट बॉल को निकाला, देखा, उसको बैग से बाहर ही रखा, उसके बाद सेकंड बॉल को निकाला, तो ये इवेंट बेसिकली हमारी क्या होंगी? विदाउट रिप्लेसमेंट पर बेस्ड है. पहली बार वाइट बॉल आने के चांसेस आपके 5/9 होंगे, ठीक है. दूसरी बार वाइट बॉल आने के चांसेस आपके 4/8 रह जाएंगे. अगर पहली बार वाइट नहीं आती है तो दोबारा वाइट आने के चांस आपके 5/9 होंगे. अगर मान लो फर्स्ट टाइम वाइट नहीं आती है, यहाँ तो वाइट आ गई तो इसके 4/8 रह गए. अब वाइट नहीं आती, कोई और आती है, तो ये मतलब कोई और का मतलब रेड आती है, तो यहाँ पर फिर वाइट आने के चांसेस 5/8 होंगे. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहली बार वाइट बॉल आना दूसरी बार वाइट बॉल आने को अफेक्ट कर रहा है. तो यहाँ एक इवेंट दूसरी इवेंट के अकरेंस को अफेक्ट कर रही है, तो ये इवेंट क्या कहलाती है? इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाती हैं. तो हमेशा ध्यान रखेंगे, इफ़ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट, देन इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट. मैथमेटिकली इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है?
अगर आप इसी चीज़ को अकॉर्डिंग टू मैथ एनालिटिकली सोचना चाहते हैं, ये तो हमने डेफिनेशन में बताया, अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम इसको एनालिटिकली थिंक करना चाहते हैं कि क्या इसका मीनिंग है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, इफ़ probability of A oblique B, this is equal to probability of A where B is not equal to 0, or probability of V over A, this is equal to probability of V and probability of A is not equal to 0, then A and B are said to be independent event. A oblique B, occurring of A when V has already occurred. अब B का कोई लिंक ही नहीं A के साथ है, तो A के ये A ऑब्लिक B का मतलब PA ही होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से B ऑब्लिक A का मीनिंग PB ही होना चाहिए। जब हमारी A इवेंट का B के साथ कोई लिंक ही नहीं है, तो A ऑब्लिक B पक्का क्या आ जाएगा, PA के बराबर आ जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट का केस है तो A ऑब्लिक B PA हो जाएगा एंड PB ऑब्लिक A PB हो जाएगा। तो ये हमने इंडिपेंडेंट इवेंट समझ ली। अब आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम तो आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आज आप पढ़ेंगे। एडिशन थ्योरम आपको ध्यान होगा आपने क्लास 11th में ही पढ़ ली थी, लेकिन अब आपको करना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये क्या है, पहले तो हम एडिशन थ्योरम बताते हैं जो 11th में आप स्टडी करके आए हैं। हमने पिछली एक्सरसाइज में अप्लाई भी किया था उसको, बट नाम नहीं मैंने बोला था। एडिशन थ्योरम का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब आप 12th में क्या पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ AB। प्रोबेबिलिटी ऑफ AB बीच में नहीं लगाते हैं इंटरसेक्शन, तो ये भी होगा PA इंटू PB। ये कहलाती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। अगर ये कब ट्रू है, इफ़ A एंड B आर इंडिपेंडेंट, इसके लिए कंडीशन है इफ़ A एंड B आर इंडिपेंडेंट देन P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, आपको अच्छे से आता है, थोड़ी सी मेहनत करनी थी। आपने पढ़ा था A ऑब्लिक B प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। आप यहाँ से लिख सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और अभी अभी आपने पढ़ा था कि अगर A और B इंडिपेंडेंट हैं तो A ऑब्लिक B कितना होगा, PA के बराबर होगा, तो यहाँ PA आ जाएगा इंटू में PB। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, इफ़ A एंड B आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, दिस इज इक्वल टू PA इंटू PB। ये है हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। पहले आपने एडिशन थ्योरम पर स्टडी किया है, अब मल्टीप्लिकेशन। इंटरसेक्शन का मीनिंग आपको पता है, एंड का सेंस होता है, यूनियन का मीनिंग है और का सेंस आता है। A और B, इसका मतलब या तो A अकर हो रही है या B अकर हो रही है या दोनों ही अकर हो रही है, एटलीस्ट वन, एंड A एंड B बोथ आर अकरिंग, दोनों ही अकर हो रही हैं, उस सिचुएशन में आप A इंटरसेक्शन B लगाएंगे। अब थोड़ा सा 11th एंड 12th दोनों को हम कंबाइंड करके आपको कुछ बताने जा रहे हैं। अगर
टीचर अच्छा प्रॉब्लम पूछेगा तो 11th भी आपसे लगवा सकता है और 12th भी लगवा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 11th में हम क्या सीख कर के आए थे और 12th में वो क्या हो जाएगा, उस पर हम करेंगे डिस्कस। 11th क्लास में हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी बट बी नहीं अकर हो रही है, तो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट वाज इन 11th। दूसरा हमने वहाँ पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बट बी। ए नहीं हो रहा है बट बी अकर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा आप पढ़ के आए थे 11th में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट, मतलब नीदर ए नॉर बी। आप लोग इसको पढ़ के आए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल नॉट और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बट ये तीन के तीनों ही कॉन्सेप्ट 12th क्लास में थोड़े से मॉडिफाई हो जाएंगे। इसका मीनिंग है ए बट नॉट बी, इसका मीनिंग है बी बट नॉट ए, इसका मीनिंग है नीदर ए नॉर बी। मतलब आप चाहे तो इसका मतलब भी लिख सकते हैं ए बट नॉट बी। यहाँ पर क्या है, बी बट नॉट ए, और इसका मतलब है नीदर ए नॉर बी। क्योंकि जब तक ये मीनिंग नहीं पता है तब तक आप कंफ्यूज्ड ही होते रहते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ कम ऑन 12th में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर आ जाएगा तो हम इसके लिए लिखा करेंगे पी ए इंटू पी वी नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी आ जाएगा तो इसके लिए देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू बी पी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसके लिए लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ये बेसिकली तीनों ही रिज़ल्ट प्रूफ के साथ भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। सीधा वो लिखता है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस, probability of a naught intersection b is equal to this, probability of a naught intersection b naught is equal to this। ये प्रूफ के साथ भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो अब इनके हम प्रूफ भी देख लेते हैं। 2 नंबर से कम का नहीं आएगा प्रूफ, और बहुत ही आसान है, कहीं कुछ नहीं है। तो देखिए पहले हम इस पार्ट का प्रूफ करते हैं, अपने फर्स्ट पार्ट का। प्रोबेबिलिटी, इसके 2 तरीके हैं, हम आपको दोनों ही तरीके सिखा देते हैं अभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना चाहते हैं तो आप ये लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फ्रॉम क्लास 11th। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं बच्चे को। इसके बाद बच्चा क्या करेगा, बट इसमें कंडीशन क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। यहाँ क्या है, ए एंड बी आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, मुझे नहीं पता है डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। पी ए लिखा माइनस पी ए इंटू पी बी लिख देंगे हम। क्यों लिख देंगे भाई, ये इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। इसमें से पी ए कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस पी बी आएगा, इसको हम लिख देंगे पी ए, एंड 1 माइनस पी बी का सबको मतलब पता है पी बी डैश। ये प्रूफ है, 2 लाइन का प्रूफ है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा एक और तरीका है, थोड़ा ज़्यादा ही इम्प्रेशन दिखाना चाहते हैं आप एग्जामिनर पर, तो आप उसको ज़्यादा इम्प्रेस कर दीजिए भाई। आप पहले क्या करें, ए बनाएं और दोबारा क्या करें, आप बी बनाएं, और हम निकालना चाहते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी नॉट। तो बी नॉट का मतलब जो बी के बाहर है और ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ये आपका ग्राफ बनता है
वेन डायग्राम किसका बनता है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ये ए है एंड बी है। अब अगर हम किसी बच्चे से कहें कि आप कैलकुलेट कीजिए पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। ये बनाया हमने ए, ये ए दे दिया है, ए को हमने शेडेड कर दिया, तो ये ए हो गया। फिर ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है और ये बी है, ये ए बी, ये आ जाएगा इसका ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों को कंबाइंड कर दीजिए। तो जब इन दोनों को आप कंबाइंड करेंगे तो आपको क्या चाहिए भाई, यहाँ से कंबाइंड क्या मतलब ए माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दीजिए तो यही तो मिलेगा हमें, ये वाला। ये फिगर 2 है और ये फिगर आपका 1 है। आप ध्यान से देख रहे होंगे फिगर 1 एंड 2 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम है। आप चाहे तो ये फिगर भी बना के दिखा दीजिए, नहीं तो आपका काम तो हो ही चुका है। अब फिगर बनाएंगे तो फिर प्रूफ कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वी हैव, एक लाइन और एक्स्ट्रा हो जाएगी। वी हैव क्या आपके पास है, ए इंटरसेक्शन वी नॉट, दिस इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन वी नॉट, दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोनों को एन ऑफ एस से डिवाइड कर दो, इसको भी एन ऑफ एस से, इसको भी एन ऑफ एस से, इसको भी एन ऑफ एस से, तो आपके पास यही तो आ जाएगा जो 11th में प्रूफ किया था। तो ये 11th वाला भी प्रूफ हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी नॉट इज इक्वल टू दिस, उसके बाद तो ये करना ही है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि 11th का प्रूफ दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं। और ये भी हम ले आए हैं सेट थ्योरी से कि कैसे निकल के आता है, तो ज़्यादा डिटेल्स हो जाएगी, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो ये था फर्स्ट का प्रूफ। सेकंड का बिल्कुल ऐसे ही है तो वो हम नहीं करेंगे, थर्ड का प्रूफ हम आपको ज़रूर बताते हैं। फर्स्ट सेकंड में तो कुछ है ही नहीं डिफरेंस, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। थर्ड का प्रूफ हम करके दे देते हैं आपको। मान लो कोई सा भी आपके एग्ज़ाम में आ जाता है प्रूफ करने के लिए, तो आप फटाफट उसको कर डालेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी आपको। तो थर्ड पार्ट क्या है वो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन वी नॉट, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। ओह, तो अभी हम 11th पे चले गए, जो प्रूफ करना है वो रिजल्ट लिखना चाहता हूँ मैं। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। अब इसको हमें करना है प्रूफ। हम कैसे प्रूफ करेंगे, चलो 11th का भी पोर्शन प्रूफ ही कर देते हैं। आप ए इंटरसेक्शन वी नॉट बड़े अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं, ए यूनियन बी का होल नॉट। वेन डायग्राम चाहो तो बना के दे दो इनको, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ से क्या करो, आप एन लगा दो बी नॉट, दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट। दोनों साइड में सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो, एन एस से एन ऑफ एस से, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन वी नॉट, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट। ये आपका आ गया है 11th क्लास से। बट हमें तो कुछ और ही करके देना है भाई, हम क्या करना चाहते हैं वो देखेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ब्रैकेट लगा ही लो, अभी नहीं गड़बड़ हो सकती है, एंड माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई एडिशन थ्योरम तो लगाने का पूरा राइट है हमें। अब क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं, तो ये आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बना रहने दो। इन दोनों में से क्या कर, ये इवेंट इंडिपेंडेंट है ना, तो अभी इसको कर दो चेंज, तो ये कितना हो जाएगा, पी ए
प्लस पी वी, और यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। किसी के साथ कर दो एडजस्ट, बी लिखा हुआ है तो पहले बी के साथ कर दीजिए। यहाँ से पी वी क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस पी ए। अब ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए माइनस ये हो गया पी वी इंटू पी ए डैश। ये कितना होता है, पी ए डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, कॉमन आ रहा है ए डैश मतलब ए नॉट, 1 माइनस पी वी, एंड 1 माइनस पी वी की वैल्यू आपको आती है कितनी होती है, पी बी डैश। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। लेकिन ये होगा तभी प्रूफ जब आपको पता होगा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको पक्का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये 3 रिजल्ट्स हैं जिनके प्रूफ 11th में ये है, 12th में डायरेक्ट ये बन जाते हैं, या कभी कभी ये पूछ लेगा आपसे अगर थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज कंफ्यूज करने वाली बनाता है, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मतलब लिख देगा इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट then prove that A and B dash is also independent, A dash and B is also independent, and A dash and B dash also independent। ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आते भी हैं। तो अब हम इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। 2 पॉइंट आपको और हम बता दें, कभी आप कंफ्यूज ना हो रहे हों, है तो 11th क्लास से ही, लेकिन 2 पॉइंट हम आपको और थ्योरेटिकली बताना चाहेंगे। एक पॉइंट था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और बी डैश, मतलब ए बी में से कम एक अकर नहीं होती है। तो 11th में हम पढ़ के आए हैं इसे ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज़ फ्रॉम क्लास 11th। हम यहाँ कभी अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक और हम पढ़ के आए हैं, इफ़ ए एंड वी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ये इवेंट एक्सक्लूसिव है देन आपको हमेशा ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, दैट इज़ योर सेकेंड पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है, करेक्ट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो आपने अभी 3 कॉन्सेप्ट प्रूव करी हैं 11th की, ये 2 हैं। ये 11th 12th दोनों में सेम है, इसका ना आपसे प्रूफ पूछेगा। 11th वाला प्रूफ तो खैर उसे पूछना नहीं है आपसे, क्यों, ए और बी म्यूचुअली हैं तो इसका मतलब एक इवेंट की अकरेंस दूसरे की अकरेंस को प्रिवेंट करती है, इसका मतलब वो एक साथ अकर ही नहीं हो सकती हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 हो जाएगा, तो 0 आ ही जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं। डिस्कस कर रहे थे कि एनसीईआर कब यूज़ करते हैं कब यूज़ नहीं करते हैं। जनरली बच्चे यहाँ पर मिस्टेक बना ही देते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट, अप्लाई एनसीईआर यूज कीजिए आप। विद रिप्लेसमेंट डोंट ट्राई टू यूज एनसीईआर, यूज नहीं करेंगे आप, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट में अच्छे से यूज कीजिए, विद रिप्लेसमेंट में नहीं यूज करेंगे। अभी हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दे देंगे, बट इससे पहले एनसीईआर को सॉल्व करना सिखा देते हैं। एनसीईआर आप लोग पढ़ के आए हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल वेन एवर r इज़ लेस और इक्वल टू n। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही हमारा फार्मूला है, लेकिन हम इस फार्मूले को बहुत कम लगाने की कोशिश करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है। शॉर्टकट्स लिखेंगे, NC0 की वैल्यू 1 डालेंगे, NC1 की वैल्यू n देंगे, NC2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 अपॉन
2 इंटू 1 देंगे, अगर हमें NC3 मिल जाए तो हम n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 2 1 एंड सो ऑन। और ये एक बड़ा यूज़फुल फार्मूला है, NCR इज इक्वल टू NC(n-R). हम मतलब लोअर स्क्रिप्ट को छोटे से छोटा बनाना चाहते हैं हमेशा। जितना हमारा लोअर स्क्रिप्ट छोटा हो जाएगा उतना ही हमारा प्रॉब्लम अच्छा हो जाता है, हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, मतलब NCR पर बेस्ड कैलकुलेशन का, जिससे कि आपने जो सीखा है वो आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए, कहीं पर कोई गलती ना आपसे हो जाए। तो उसको हम देख लेते हैं। सपोज़ हमको सॉल्व करना है tan C2, तो आप बेटा क्या लिखेंगे, 10 इंटू 9 अपॉन में 2 इंटू 1 सीधा 45। बट बच्चे हमारे क्या करते हैं, tan C2 को लिखते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन में R2 n-R 10-2 फैक्टोरियल, फिर वो 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, फिर वो 10 को 10 इंटू 9 इंटू 8। कुछ तो खैर बहुत बेवकूफ़ी देते हैं, बट समझदार तो इतना लिखता है ये। उसके बाद कहीं आंसर 45। तो भाई क्यों करेंगे हम इतना, क्या ज़रूरत है इतना करने की, हम इसको शॉर्टकट में क्यों ना कर देंगे। ठीक है, मान लो ये कहता है tan C3 कितना होगा, तो मैं तो बड़ा जल्दी करूँगा भाई। 10 9 8 अपॉन में 3 2 1 3 2 1 3 से कट किया, 3 2 से कट किया, तो ये कितना आ गया 4। दिस इज इक्वल टू 120। तो बहुत जल्दी से आंसर हम निकाल देते हैं। ये भी बड़ा काम का फार्मूला है। सपोज़ tan C8 निकालना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, tan C2। भाई 10 में से 8 गया 2, tan C2 तो अभी भी निकाला है, मिनट में काम हो जाएगा, नहीं तो लंबा काम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोअर स्क्रिप्ट 3 को ही सॉल्व करना होता है, तो इसको तो हम शॉर्टकट से ही निपटा लेंगे। तो ये हमने NCR के बारे में सीखा है। अब एक प्रॉब्लम दे देते हैं प्रोबेबिलिटी का, हम NCR पर बेस्ड किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, छोटा सा प्रॉब्लम NCR पर बेस्ड है। 2 क्वेश्चन रखते हैं जिसमें आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हम NCR लगा सकते हैं और कहाँ NCR नहीं लगा सकते हैं। एक्चुअली में ये NCR के पीछे हम इसलिए बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं कि हमारे यहाँ लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ गलती ही बच्चे से यही होती है कि जहाँ NCR नहीं लगना चाहिए वहाँ पर वो NCR सिंबल यूज़ कर देता है, और जहाँ लगना चाहिए वहाँ वो लगाने की कोशिश नहीं करता है। तो हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल आपका अभी से ही क्लियर हो जाए। करना तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो क्यों ना हम अभी कर लें, मतलब उस टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट लगेंगी उनको अभी ही क्लियर कर लें तो बहुत बेटर रहेगा। जैसे प्रॉब्लम देता है कोई NCR पर बेस्ड, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, a bag is having 5 red and 5 green walls। क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ, a bag is having 5 red and 5 green walls। 2 walls are drawn, 2 walls are drawn at random, find the probability of getting red walls। Find the probability of getting 2 red walls। एक बैग में 5 रेड एंड 5 ग्रीन वॉल हैं। 2 वॉल्स को हमने एट रैंडम ड्रॉ किया है। विदाउट रिप्लेसमेंट मेंशन नहीं करेगा, विद रिप्लेसमेंट तो मेंशन कर देगा। हो सकता है कर दे विदाउट रिप्लेसमेंट, बट कोई गारंटी नहीं है। कुछ भी नहीं मेंशन है इसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने पहली वॉल निकाली, रख दी, फिर दूसरी वॉल निकाली, एक तो ये है। अदरवाइज सीधा एक ही बार में दोनों वॉल्स निकाल दी। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एक लाइन का काम है आपके लिए,
भाई फेवर में कितना है 5, 5 में से 2 ले लो। टोटल कितनी है 10, 10 में से 2 ले लो। तो 5c2 अपॉन 10c2, ये 5 इंटू 4, 2 इंटू 1, और ये 10 इंटू 9, 2 इंटू 1, ये तो वैसे ही ख़त्म हो गया। 5 से कट किया 2 आया, 2 से कट किया तो ये 2 आ गया। आंसर कितना हो जाएगा 2/9। अगर 5 रेड 5 ग्रीन है, 2 रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो 2/9 हो जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इसी में चेंज करते हैं हम। ए बैग इज हैविंग 5 रेड एंड 5 green walls. 5 red and 5 green walls. 2 walls are drawn one by one. 2 walls are drawn one by one with replacement. With replacement, find the probability of getting 2 red walls. हम देखते हैं बच्चे ये लिख के चले आते हैं। अगर आप ये लिखते हैं तो पक्का आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। देखिए 5 रेड है एंड 5 ही ग्रीन है। 5 रेड एंड 5 ग्रीन, हमने 2 निकाली हैं लेकिन विद रिप्लेसमेंट। तो यहाँ क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड। यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट है, पहला दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा ना। तो रेड रेड, पहले रेड आने के चांसेस कितने हैं 5/10। दूसरे रेड आने के भी चांसेस कितने हैं 5/10, कम तो कुछ होगा ही नहीं। तो इसका आंसर आपका 1/4 आ जाएगा। कहाँ 1/4, कहाँ 2/9, बट बच्चे दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो ये छोटी सी कंसेप्ट हमने आपको, देखा जाए तो 11th बेस्ड ही है, 12th में भी काम आएगी। अब 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। आज थ्योरेटिकल पोर्शन ही बहुत ज़्यादा हो गया, लंबा वीडियो हम नहीं चाहते हैं करना, तो 2 प्रॉब्लम और कर लेते हैं। आपको हम एट रैंडम ही लिख के दे देते हैं, उनको सॉल्व कर लेंगे। एक साथ नहीं लिखेंगे बोर्ड पर, नहीं तो हम क्या करते हैं 4-5 क्वेश्चन लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखिए प्रॉब्लम तो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं, बट हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको वही प्रॉब्लम दें जो बोर्ड में आ चुके हैं, तो फिर आपकी प्रैक्टिस बोर्ड ओरिएंटेड रहती है। और यहाँ हम लिखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी वो नॉलेज ओरिएंटेड। बोर्ड में पता नहीं आएगा वो डिजिट है नहीं, बोर्ड में तो बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड होती हैं। आप कोई सा भी मॉडल टेस्ट पेपर उठा के देख लो, 2-3 साल में क्वेश्चन रिपीट हो ही लेता है लगभग। नेक्स्ट सपोज हमने क्वेश्चन करने की कोशिश की है, देखेंगे आपका क्या रिप्लाई आता है। हम प्रॉब्लम दे रहे हैं ए एंड बी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली। मतलब कोई चांस नहीं है चीटिंग के, आपस में एक साथ नहीं कर रहे हैं। ए एंड बी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली। प्रोबेबिलिटी ऑफ solving the questions by A and B, probability of solving the question by A and B is 1/2 and 1/3 respectively. Find the probability that number 1 question is solved. Number 2 question is solved by A but not by B. And third, exactly one of them solve the question. ये है हमारी प्रॉब्लम। ए एंड बी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इंडिपेंडेंटली।
ए की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 50% है। बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, लगभग 33.33% है। क्या चांसेस हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? क्या चांसेस हैं कि ए ने सॉल्व की है बट बी ने नहीं? क्या चांस है कि केवल वन ही सॉल्व कर पाता है? तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे तरीके से बच्चा यहाँ सोच सकता है। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व हो गई। मुझे नहीं पता ए ने की, बी ने की या दोनों ने की। तो एक तरीका तो ये है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई क्लियर कट कह रहा है, इंडिपेंडेंटली नहीं भी कहता तो हम ये मान के चलते हैं देयर इज़ नो चांस ऑफ चीटिंग, कोई चांस नहीं है। आइडियल सिचुएशन ही लेके चलेंगे। 1/2 प्लस 1/3, 1/2 इंटू 1/3, एलसीएम कितना हो गया इनका? 6, 3 प्लस 2 माइनस 1, इट इज़ कमिंग 4/6 एंड दैट इज़ 2/3। 66.66% चांस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये रहा फर्स्ट मेथड। मान लो बच्चा ऐसे नहीं कर पाता है, ए यूनियन बी नहीं सोच पाता है। ए यूनियन बी का मतलब है इवेंट अकर हो गई है, ए अकर हुई या बी अकर हुई या दोनों अकर हुई। तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड इसे अडॉप्ट करने का। दूसरा, इस प्रॉब्लम को कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला हम अडॉप्ट करेंगे यहाँ पर वो देखेंगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बच्चा क्या लिखता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नीदर ए नॉर बी सॉल्व्ड। ना तो ए ने सॉल्व कर पाई ना बी ने। भाई क्या है, एक सिचुएशन ये होगी ए एंड बी दोनों ही सॉल्व कर देते हैं। दूसरी ये है ए करता है बी नहीं कर पाता है। तीसरी ए नहीं करता है बी कर देता है। चौथा दोनों में से कोई भी नहीं कर पाता है। 4 सिचुएशंस हैं। हमें क्या चाहिए? प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ये चारों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। तो ये 3 निकालनी है, तो इसमें से ये हमने कम कर दी, तो ये आ जाएगी। अब ये सेकेंड मेथड होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। पहले ही बोला इंडिपेंडेंटली है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट तो है ही है। बी नॉट बेटा ये 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस हाफ इंटू 2/3, 1 में से 1/3 गया, 2/3 आ गया। ऐसे भी कर सकता है बच्चा। अगर बच्चा इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचता है तब भी आ जाएगा आंसर। हाँ, हम इसको थर्ड तरीके से भी सोच सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ए से सॉल्व हो गई लेकिन बी से नहीं हुई, ए से नहीं हुई बट बी से हो गई, और ए और बी दोनों से ही सॉल्व हो गई। भाई इंडिपेंडेंट है तो ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी ए डैश इंटू पी बी प्लस पी ऑफ ए इंटू पी बी। सॉल्व करो भाई। 1/2, 1 में से कितना कम? 1/3, ये बचेगा 2/3, ये 1/2, 1/3, ये 1/2, 1/3, ये तो पी ए डैश भी 1/2 ही आएगा। एक और एक 2, 2 4, तो ये आ जाएगा 4/6। आंसर आपका फिर भी 2/3 ही है, यही पहले आया था। तो जैसे भी आपको पसंद हो उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें। ये तो था फर्स्ट पार्ट। और जब फर्स्ट हो गया तो सेकंड एंड थर्ड तो आपको नज़र ही आ रहा होगा कुछ है ही नहीं। अब दे इसलिए दिया, मान लो टीचर 3 नंबर का क्वेश्चन बनाता है तो उसका एक इंटेंशन होता है कि 3 पॉइंट तो हों प्रॉब्लम में, हर पॉइंट पर 1 नंबर दिया जाए, इसलिए हमने 3 पार्ट आपको दे दिए इसमें। अब सेकंड पार्ट क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आप क्या लिखेंगे? प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए बट नॉट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट। इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, आपको समय तो बिल्कुल अपना वेस्ट करना ही नहीं है। 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, ये आ जाएगा 1 2, मतलब 2/6 एंड इट इज़ कमिंग 1/3।
1 इंटू 2/3 होगा ना, तो ये कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। चौथा प्रॉब्लम क्या है, तीसरा प्रॉब्लम सॉरी, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाई एग्जैक्टली 1। तो आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ए से हो गई, बी से नहीं हुई, और ए से नहीं हुई, बी से सॉल्व हो गई। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये पी ए इंटू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट इंटू पी बी, जोड़ दीजिए आपस में। पी ए की वैल्यू हो जाएगी हाफ, पी बी नॉट 1 माइनस 1/3 डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 2/3, ये 1 माइनस 1/2 और ये 1/3, तो ये कितना हो गया 3/6 एंड इट इज़ कमिंग 1/2। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा था। अगले क्लास पर हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे इसकी बहुत अच्छे से। आज तो थ्योरी ही रखी है, बट थ्योरी आप अच्छे से पढ़ना तभी क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू बेटा।